तो नेक्स्ट है हमारा एक रोटेशन से रिलेटेड एक सवाल है। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक रफ सरफेस है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है म्यू। काइनेटिक भी म्यू यूज करना है और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक भी म्यू ही यूज करना है। शुरुआत में हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसको सामने की तरफ सेंटर का यू वेलोसिटी देके हम छोड़ दिए। कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, सामने की तरफ वेलोसिटी कितना है u। दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो कुछ हम आपसे सवाल पूछते हैं, आप वीडियो को पॉज कर आराम से जो हम सवाल पूछेंगे उसका आंसर बताना है, ठीक है। फर्स्ट सवाल, ड्रॉ एफबीडी ऑफ अ स्फीयर एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 वाला स्टेट है, तो बनाते हैं। t इज इक्वल टू 0 पे हम इस स्फीयर का एफबीडी बनाना चाहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्फीयर बना लेते हैं। पहले वीडियो को आपको पॉज करके अपने से बनाना है सवाल को, ठीक है, जो पूछा जाए उसका आंसर। यहाँ पे हमारे पास इस तरह का स्फीयर है। t इज इक्वल टू 0 पे है क्या, समझिएगा। ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है। तो इस ग्राउंड ने इस ऑब्जेक्ट को पुश करेगा ऊपर की तरफ बाई नॉर्मल फोर्स, कितना से n से, क्योंकि कांटेक्ट में है, बाई नॉर्मल फोर्स n से। ऑफ कोर्स इसका सेंटर है यहाँ पे m, तो इस पे सेंटर ऑफ मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और ऑफ कोर्स वो सेंटर ऑफ मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हुए मान सकते हैं कितना, mg, ठीक है। सामने की तरफ स्पीड कितना है, u है। हमें ये पता है कि सामने की तरफ स्पीड u है, तो इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट के पास भी सामने की तरफ स्पीड कितना है, u। तो इसका मतलब है कि इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सामने की तरफ स्पीड u है, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का, स्फीयर के इस पॉइंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक ग्राउंड एक फोर्स अप्लाई करेगा। ऑफ कोर्स कौन सा फोर्स, ऑफ कोर्स फ्रिक्शन, और भी कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे इस स्फीयर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा एंड दिस फोर्स इज योर काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ऑफ कोर्स इस तरह से काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या ये काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, आप बोलिएगा, होता है फॉर्मूला म्यू के इंटू एन। म्यू के हमारा म्यू है और एन का वैल्यू क्या है। तो ये ब्लॉक या सॉरी स्फीयर जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में कहीं नहीं जा रहा है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में बाबू इक्विलिब्रियम में है। वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे है, इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब है कि एन जो है नॉर्मल वो बराबर होगा किसके, mg के। तो n के जगह पे लिख देंगे हम mg। तो पीछे की तरफ एक काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया एंड दैट फ्रिक्शन इज योर म्यू mg। बताइए पीछे की तरफ फोर्स है इस स्फीयर पे म्यू mg, ठीक है। जैसे ही पीछे की तरफ फोर्स आया म्यू mg, तो आपको पता है कि इस सेंटर ऑफ मास पे पीछे की तरफ एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ जाएगा पीछे की तरफ, जिसकी वजह से ए स्पीड u जो है वो लगातार क्या होगी, घटेगी, क्योंकि वेलोसिटी है पीछे और सॉरी वेलोसिटी है आगे और एक्सेलरेशन है पीछे। इस एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी लगातार घटते जाएगी, घटते जाएगी। लेकिन आप एक बात सोचिए कि एक्सेलरेशन है कितना, आप निकाल सकते हैं। दिस फोर्स इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि इस स्फीयर के पास हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स है पीछे की तरफ, m into a, and this kinetic friction is your mu times mg बराबर मास इंटू सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन। m से m कट जाएगा और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना, म्यू इंटू जी, पीछे की तरफ।
इस स्फीयर पे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया पीछे की तरफ म्यू इनटू जी। ठीक है, तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन पीछे है और वेलोसिटी आगे है, तो लगातार इनकी वेलोसिटी इस स्फीयर की घटेगी घटेगी घटेगी, और इस स्फीयर का स्पीड घटते 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 कोई भी टाइम टी पे ये कहीं ना कहीं स्फीयर यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, ऐसे ये स्फीयर जो है यहाँ पे ऐसे पहुँच जाएगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे स्फीयर यहाँ पहुँच जाएगा कोई भी टाइम टी पे, एट टाइम टी पे। ठीक है, क्या स्पीड वही रहेगा? आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं, ये स्पीड जो है उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऑफकोर्स स्पीड जो है घट के भी हो जाएगा। ऑफकोर्स भी इज लेस देन यू। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आराम से समझिएगा, सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम टॉर्क देखें टाइम जीरो पे, तो टाइम जीरो पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क जो है नॉर्मल का तो जीरो है, एम जी का टॉर्क जीरो है, क्योंकि ऑफकोर्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वहीं से पास कर रहा है जिसके अबाउट हम पूछ रहे हैं। लेकिन एक फोर्स है जिसका टॉर्क है ऑफकोर्स फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन का यहाँ पे एक फोर्स है इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन का टॉर्क है ऐसे इस डायरेक्शन में। ऑफकोर्स एक कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। तो फ्रिक्शन का टॉर्क क्लॉकवाइज में है, तो ऑफकोर्स एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा क्लॉकवाइज में, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा क्लॉकवाइज में। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी जो है टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर कितना है, इनिशियल जीरो है। लेकिन टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज में होने की वजह से, एंगुलर एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज में होने की वजह से इस सॉलिड स्फीयर की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो लगातार इस सॉलिड स्फीयर की बढ़ेगी। सॉलिड स्फीयर की एंगुलर वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, इसका मतलब ये है कि कोई भी टाइम टी पे ए सॉलिड स्फीयर कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी अचीव कर लेगा, लेट्स ओमेगा। तो ओमेगा भी हम पूछ सकते हैं कोई भी टाइम टी पे कितना होगा, कोई भी टाइम टी पे वेलोसिटी भी पूछ सकते हैं कितना होगा। तो हम आपसे दूसरा सवाल पूछते हैं, ड्रॉ। दूसरा सवाल है, ड्रॉ एफबीडी ऑफ अ स्फीयर एट एनी टाइम टी। कोई भी टाइम टी पे स्फीयर का एफबीडी बनाइए, बिल्कुल बना देंगे, आराम से समझिएगा। कोई भी टाइम टी पे स्फीयर का एफबीडी बनाना है। ये हमारा स्फीयर हो गया, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कि ये हमारा सेंटर ऑफ मास है पूरा स्फीयर पर। आपको पता है कि एक ग्राउंड इस स्फीयर को पुश करेगा बाय नॉर्मल फोर्स कितना से, एन से। ऑफ कोर्स इसके सेंटर ऑफ मास पे हम पूरा का पूरा ग्रेविटी लगते हुए मान सकते हैं एम जी नीचे की तरफ। ये वर्टिकल में कहीं नहीं जा रहा, तो वर्टिकल में कहीं नहीं जा रहा, तो वर्टिकल में इक्विलिब्रियम में है, तो एन बराबर बोल सकते हैं एम इंटू जी। ठीक है, अच्छी बात है। इसके पास पीछे की तरफ एंगुलर सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन पीछे की तरफ था, म्यू इंटू जी। इस म्यू इंटू जी एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी घटते घटते कोई भी टाइम टी पे वेलोसिटी कितनी हो गई, भी, क्योंकि कोई भी टाइम टी पे ड्रॉ कर रहे हैं। इस पे पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन था, ऑफ कोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन कितना था, म्यू इंटू एम जी, जिसकी वजह से इस डायरेक्शन में एक अल्फा आया था, और अल्फा आने की वजह से लगातार इस स्फीयर की एंगुलर वेलोसिटी लगातार बढ़ रही थी, एंगुलर वेलोसिटी लगातार बढ़ रही थी। लेट्स कोई भी टाइम टी पे एंगुलर वेलोसिटी कितना आ गया, ओमेगा। क्योंकि ये जो अल्फा है क्लॉकवाइज में वो लगातार इस स्फीयर की एंगुलर वेलोसिटी को लगातार बढ़ाएगी, और ये जो भी है वेलोसिटी लगातार घटेगी। कौन वेलोसिटी घटाने का जिम्मेवार है, ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड किया है, तो इस पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगा है स्फीयर के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पे वो, तो सेंटर ऑफ मास जो है उसका एक्सेलरेशन लगातार इस स्फीयर की वेलोसिटी को घटाएगी, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन का जो टॉर्क है वो लगातार प्रोवाइड करेगा एंगुलर एक्सेलरेशन, और वो एंगुलर एक्सेलरेशन लगातार सॉलिड स्फीयर के एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएगी। आपको पता है कि इस पॉइंट के पास अब दो वेलोसिटी, कैसे देखिए, दो वेलोसिटी ऐसे है कि एक वेलोसिटी तो सामने की तरफ है, दिस इज भी, और एक स्फीयर जब रोटेट करेगी तो इसके पास एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी ऐसे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है उसकी वेलोसिटी तो भी है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितना है भी,
तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी v होगा, और साथ ही साथ ये वाला रोटेशन मोशन भी कर रहा है, तो इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगा इस वाले पॉइंट का, ओमेगा इंटू आर, ठीक है, ओमेगा इंटू आर। तो इस वाले पॉइंट के पास जो नेट वेलोसिटी है वो कितना है, तो नेट वेलोसिटी हमारा v माइनस ओमेगा इंटू आर। शुरुआत में v बड़ा होगा, ओमेगा आर छोटा होगा। तो इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में ई वाला v बड़ा है, ओमेगा इंटू आर छोटा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, आपको पता है टाइम बढ़ेगा तो ओमेगा लगातार बढ़ेगा, ओमेगा लगातार बढ़ेगा तो ओमेगा इंटू आर लगातार बढ़ेगा। लेकिन टाइम बढ़ने से उसकी वेलोसिटी घटेगी, ए वाला वेलोसिटी घटेगा, ए वाला वेलोसिटी घटेगा, ए वाला वेलोसिटी बढ़ेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ए वाला वेलोसिटी घटेगा और ए वाला वेलोसिटी बढ़ेगा। पहले ओमेगा इंटू आर 0 था और वेलोसिटी पहले यू था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा 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 वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी आगे वाला घटेगा और ओमेगा इंटू आर बढ़ेगा। टाइम बढ़ते 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 एक समय आएगा जब ए वाला वेलोसिटी भी घटते 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 और ओमेगा आर बढ़ते 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 भी और ओमेगा आर सेम हो जाएंगे। जिस समय ए वेलोसिटी भी और ओमेगा आर सेम हो जाएंगे, भी इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट के पास कोई वेलोसिटी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि नो रिलेटिव वेलोसिटी, नो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ गए ना, इस ग्राउंड के पास, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के पास कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं बचेगा, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कैसे, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ए वाला वेलोसिटी लगातार घटेगा और पीछे वाला जो वेलोसिटी है ओमेगा आर वो लगातार बढ़ेगा, और ऐसे भी घटते 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 और ओमेगा आर लगातार बढ़ते 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 एक समय आएगा जब भी और ओमेगा आर बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही बराबर होगा तो उस केस में इस पॉइंट की रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जैसे ही रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन लगना हो जाएगा बंद। काइनेटिक फ्रिक्शन लगना हो जाएगा बंद, तो उस केस में क्या स्टार्ट हो जाएगा, उस केस में उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा रूलिंग, ठीक है। उस केस में क्या स्टार्ट हो जाएगा, रूलिंग। समझ गए, ये सवाल था। थर्ड सवाल है हमारा, थर्ड सवाल है, आराम से सीक्वेंस में सवाल सॉल्व करना है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। थर्ड सवाल में फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट एनी टाइम टी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताइए कोई भी टाइम टी पे, मैंने ये बताइए, बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे, कोई टफ सवाल नहीं है। आप बोलिएगा कि जो एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का वो माइनस म्यू इंटू जी है, और वो भी कैसा है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि पीछे की तरफ है। आप बोलिएगा कोई भी टाइम टी पे वेलोसिटी बताना है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, v बराबर यू प्लस ए टी। तो u था शुरुआत में वेलोसिटी माइनस म्यू इंटू जी इंटू कितना, टी। आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा यहाँ पे ये वाला टर्म बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा। हम पहले भी बोले थे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी उसका घटेगा, ठीक है। कोई वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ पूछ दे तो आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा वेलोसिटी, ये हमारा टाइम, पहले वेलोसिटी u होगा और फिर उसकी वेलोसिटी घटते 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 कोई भी टाइम t पे कितना हो जाएगी, कितना हो जाएगी, तो हो जाएगा u माइनस म्यू जी टी, ठीक है। उसके बाद हम नहीं बता सकते हैं कि उसके बाद क्या होगा, एक समय आएगा जब वेलोसिटी बताएंगे भी कुछ देर के बाद, ठीक है। थर्ड सवाल, थर्ड सवाल है फाइंड द, फोर्थ सवाल है सॉरी, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ स्फीयर एट एनी टाइम टी। आप बोलिएगा एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो पहले तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले हमको टॉर्क निकालना पड़ेगा। टॉर्क किसका, आप बोलिएगा नॉर्मल का टॉर्क तो 0 है। देखिए यहाँ पे नॉर्मल का टॉर्क सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है, तो इसलिए नॉर्मल का टॉर्क नहीं आएगा। mg का टॉर्क बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ उसी का टॉर्क आएगा। तो आप बोलिएगा कि टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बराबर आई इंटू अल्फा। फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क कितना होगा, तो आप बोलिएगा एफ के जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से आर बराबर आई इंटू अल्फा। आई होता है 2/5 mr² इंटू अल्फा,
आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू एम जी, आपको पढ़ाया है पीछे, काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर ही निकाले थे, इंटू आर बराबर 2/5 mr² इंटू अल्फ़ा। कुछ कट कीजिए, यहाँ पे आर से एक आर कट होगा, एम से एम कट होगा, और अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा 5 म्यू जी अपॉन 2r। ठीक है, आ गया 5 म्यू जी अपॉन 2r। ऑफ कोर्स दिस एंगुलर एक्सेलरेशन इज योर कांस्टेंट, बिकॉज म्यू इज कांस्टेंट, जी इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए। कौन सा? ओमेगा वाला। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा इंटू टी। आपको पता है कि शुरुआत में एंगुलर वेलोसिटी 0 होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा 5 म्यू जी अपॉन 2r इंटू कितना? टी। ठीक है, आपको दिख रहा है कि शुरुआत में एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा? 0। ओमेगा वर्सेस टाइम का अगर आप पूछें तो 0 होगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा टाइम बढ़ेगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी। एंगुलर वेलोसिटी लगातार बढ़ते जाएगा। ठीक है, कब तक बढ़ेगा हम सब बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। ये क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। 5 सवाल। आपको पता है कि हम बताए थे कुछ देर पहले कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी घटेगी और सॉलिड स्फीयर का एंगुलर वेलोसिटी लगातार बढ़ेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी घटेगी और एंगुलर वेलोसिटी सॉलिड स्फीयर का बढ़ेगा, जिसकी वजह से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास रिलेटिव वेलोसिटी घटते जाएगी। वो घटते एक समय आएगा जब रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन लगना हो जाएगा बंद। ठीक है, और उसके बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन लगना हो जाएगा बंद तो स्लीपिंग बंद लगना हो जाएगा बंद। स्लीपिंग बंद हो जाएगा तो इसके बाद क्या होगा? स्लीपिंग बंद हो जाएगा तो उसके बाद होगा प्योर रोलिंग। तो सवाल है अगला, फाइंड द टाइम, ये 5 सवाल है, व्हेन प्योर रोलिंग विल बी स्टार्ट। फाइंड द टाइम व्हेन प्योर रोलिंग विल बी स्टार्ट। हमको टाइम बताइए जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे, कोई टफ सवाल नहीं है। तो प्योर रोलिंग कब स्टार्ट हो जाएगा? जब भी जो है वो ओमेगा आर के बराबर हो जाएगा। अरे रिलेटिव वेलोसिटी जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कितना हो जाएगा? 0। भी कितना है कोई भी टाइम टी पे? तो आपको पढ़ाया है म्यू माइनस म्यू जी टी बराबर ओमेगा जो है आपको पता है भी कि है 5 म्यू जी अपॉन 2r इंटू टी इंटू कितना? आर से आर कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास u इज इक्वल टू 5 म्यू जी टी अपॉन 2 प्लस म्यू जी टी। आप इसको सॉल्व कीजिए तो आएगा u इज इक्वल टू 7 म्यू जी टी अपॉन 2। तो टाइम आ जाएगा मेरे पास 2u/7 म्यू जी। ये वो टाइम है जब प्योर रोलिंग क्या हो जाएगा? स्टार्ट। ठीक है, ये वह टाइम है जब प्योर रोलिंग क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी सब के सब कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगला सवाल है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन प्योर रोलिंग विल बी स्टार्ट। ठीक है, चलिए बता देंगे, बिल्कुल आसान सवाल है। तो टाइम हमको पता ही है, वेलोसिटी बताना है सेंटर ऑफ मास का, तो v बराबर u माइनस म्यू जी टी। टी की जगह पे आप ए रख दीजिए 2u/7 म्यू जी। आप बोलिएगा म्यू जी और म्यू जी कट जाएगा और 7 में u माइनस 2u, 5u/ कितना? 7, 5u/7। तो उस समय सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 5u/7। ऑफ कोर्स फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि उसके बाद सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इतना आ गया, तो अगर हम आपसे पूछे कि एंगुलर वेलोसिटी बताइए, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ स्फीयर व्हेन योर रोलिंग विल बी स्टार्ट। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्फीयर बताइए जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल बता देंगे। आपको पता है कि ओमेगा बराबर है कितना? यहाँ पे निकाल के रखे थे, ओमेगा इज
5 म्यू जी बाई 2r इंटू टी, 5 म्यू जी 5 म्यू जी बाई 2r इंटू टी। तो यहाँ पे टी पुट कर दीजिए, तो 5 म्यू जी बाई 2r इंटू टी की जगह पे हो जाएगा कितना, टी की जगह पे है 2u बाई 7 म्यू जी। आप बताइएगा, म्यू जी और म्यू जी कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा और आ जाएगा मेरे पास 5u बाई 7r। आप तो ये सवाल अब पहले ऐसे भी बता सकते थे कि ओमेगा इज इक्वल टू होगा v बाई आर। जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो v बराबर ओमेगा आर, तो ओमेगा बराबर v बाई आर। भी आपको पहले से पता है कितना, 5u बाई 7 इंटू आर। ठीक है, इसी सवाल को जो है आप एक तरीके से और बता सकते हैं, कैसे, आराम से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी जो है, इसको निकालने का हम एक और तरीका बताते हैं आपको, समझिए। ये हमारे पास ऐसे एक स्फीयर है, ठीक है, ये हमारे पास एक स्फीयर है, ये हमारे पास ग्राउंड है, ऐसे, ठीक है। ये हमारा स्फीयर है, हमारा ग्राउंड है। इस स्फीयर को थोड़ा सा इधर बना देते हैं, ऐसे, ठीक है। ये टी इज इक्वल टू 0 पे है कहानी, और सामने की तरफ इसके पास स्पीड है u, सामने की तरफ स्पीड है कितना, u। ये हमारा m मास का, r रेडियस का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉलिड स्फीयर है। रेडियस आपको दिया ही है r, ठीक है। कोई भी टाइम t पे जो है ये स्फीयर कहाँ पहुँच गया, कोई भी टाइम t पे, मान लेते हैं प्योर रोलिंग स्टार्ट होने वाला है, तो ये स्फीयर पहुँच गया है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। कोई भी टाइम t पे ये स्फीयर पहुँच गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। ये कोई भी टाइम t पे है जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया। प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया तो इस केस में इसके पास वेलोसिटी आ जाएगा v, और एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर। आपको पता है ये, ठीक है। प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लगना हो जाएगा यहाँ पे बंद, काइनेटिक फ्रिक्शन बिल्कुल 0 हो गया। उसके बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया, इसके बाद प्योर रोलिंग, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही काइनेटिक फ्रिक्शन लगा। तो सोचिए कि अगर हम इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे एक पॉइंट चूज करते हैं यहाँ पर, लेट्स ओ। अगर हम आपसे पूछें, हम सेंटर ऑफ मास चूज नहीं कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा। हमें रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस चूज कर रहे हैं एक पॉइंट, उसका नाम दे रहे हैं ओ। अगर हम आपसे पूछे कि ओ के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क किधर है, आप बोलिएगा ओ के अबाउट इस स्फीयर के पास नॉर्मल है ऊपर ऐसे, ठीक है, ऐसे नॉर्मल है ऐसे। तो नॉर्मल का टॉर्क आएगा एन इंटू, ऑफकोर्स ए वाला डिस्टेंस कुछ होगा। एम जी का टॉर्क किधर है, आप बोलिएगा एम जी का टॉर्क है नीचे। जितना टॉर्क आएगा इस ओ के अबाउट नॉर्मल का ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में, वैसे ही एम जी का टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज में, वो कैंसिल हो जाएगा। तो ओ के अबाउट नॉर्मल और एम जी दोनों को मिला के नेट टॉर्क 0 है। अगर मैं आपसे पूछे फ्रिक्शन का टॉर्क, तो आपको पता है कि आप जो पॉइंट चूज किए हैं वो ग्राउंड पे लिए हैं, सरफेस पे, और फ्रिक्शन जो है हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही लगता है। तो फ्रिक्शन का टॉर्क भी जो है ओ के अबाउट कितना आएगा, 0 आएगा इस स्फीयर पे, हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो लग रहा है। तो ओ के अबाउट जो है इस स्फीयर पे नेट टॉर्क 0 है, ना फ्रिक्शन का टॉर्क है ना नॉर्मल का टॉर्क है, सॉरी नॉर्मल का टॉर्क और एम जी का टॉर्क है लेकिन इक्वल अपोजिट होके कैंसिल हो जा रहा है। तो इस ओ के अबाउट जो है नेट टॉर्क 0 है। अगर ओ के अबाउट नेट टॉर्क 0 है तो आप जो है नेट टॉर्क जो है वो 0 है किसके अबाउट ओ। तो आप जो है यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम यूज कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम AMCT। आपको पता है कि जितना एंगुलर मोमेंटम शुरुआत में होगा उतना ही एंगुलर मोमेंटम बाद में होगा। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है स्फीयर, उसके पास एंगुलर मोमेंटम कितना है,
आप बोलिएगा कि शुरुआत में इसके पास इसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर ए है, ठीक है, ऐसे। तो शुरुआत में एंगुलर मोमेंटम जो है इसके पास लीनियर एंगुलर मोमेंटम है, और वो कितना है, आप बोलिएगा एम वी आर साइन थीटा। आप बोलिएगा एम वी आर परपेंडिकुलर, ये भी तो होता है, तो एम स्फीयर का, भी है यू, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप बोलेगा जिसके अबाउट निकाल रहे हैं, और जो लाइन ऑफ मोशन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, आप बोलिएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर के बराबर है, तो एम यू आर। और रोटेशन का टॉर्क तो जीरो ही होगा, आई इंटू ओमेगा लिखेगा तो आई इंटू जीरो, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में टॉर्क आएगा, ठीक है, बराबर। कोई भी टाइम टी पे क्या होगा, कोई भी टाइम टी पे यहाँ पे देखिए कि इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो यहाँ पे तो ये रोल भी कर रहा है, तो मतलब रोटेशन की वजह से भी एंगुलर मोमेंटम होगा, और प्लस लीनियर जो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है उसकी वजह से भी होगा। तो यहाँ पर जो नेट एंगुलर मोमेंटम होगा कितना होगा, ऐसे ज्वाइन करेंगे, ऐसे इस तरह से हम अगर ऐसे ज्वाइन करें तो ऐसे आएगा, दिस इज आर डैश वेक्टर। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कुछ और होगा, रोटेशन की वजह से प्लस जो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है उसकी वजह से, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम का एम भी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, लाइन ऑफ मोशन का, जिसके अबाउट निकाल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ही है, उसके लिए भी ए वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे आर, ठीक है, डायरेक्शन वही आएगा ऐसे क्लॉकवाइज में, ठीक है, प्लस रोटेशन की वजह से भी रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज में ही, तो आई इंटू ओमेगा, आई होता है हमारा 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा इज वी बाई आर, ठीक है। प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया वहाँ से, तो चलिए बताइए एम 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 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आप बोलिएगा यू इंटू आर बराबर वी इंटू आर प्लस एक आर से एक आर कट जाएगा, 2/5 इंटू वी इंटू आर, तो यह आ जाएगा 7/5 इंटू वी इंटू आर, एक आर से एक आर कट जाएगा, और वी का वैल्यू आ जाएगा 5u/7, ठीक है, ऐसे। तो अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम से भी जो है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, तो आप बता सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी होगा v/r, तो v इज योर 5u बाई कितना 7r। तो आप ऐसे भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आप नहीं चाहते कि इतना दूर सॉल्व करें तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक लास्ट सवाल और है, ठीक है, इसमें एक लास्ट सवाल है हमारा, फाइंड द वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन, फाइंड द वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्या सवाल हो गया, ये सवाल हो गया 8। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना वर्क डन किया है ये बताइए, ये थोड़ा सा टफ सवाल है, ठीक है, चलिए बताते हैं बिल्कुल। ये हमारे पास स्फीयर है, ऐसे, ठीक है, आपको पता है कि ये जो स्फीयर है शुरुआत में इसकी वेलोसिटी कितना है, सामने की तरफ u है, टाइम t में, टाइम 0 सेकेंड था तब, एंगुलर वेलोसिटी बिल्कुल 0 है, और सामने की तरफ फोर्स है काइनेटिक फ्रिक्शन कितना μmg, आपको पता है। कोई भी टाइम t पे क्या होगा समझिए, कोई भी टाइम t पे क्या होगा, आराम से एकदम समझिएगा बिल्कुल बढ़िया से। ये स्फीयर यहाँ आ जाएगा ऐसे, ये स्फीयर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये स्फीयर जब यहाँ आ जाएगा तो आपको पता है कि कुछ समय के बाद वेलोसिटी हो जाएगा v, और इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास वेलोसिटी डॉट होगा कितना
इसके पास एक वेलोसिटी होगा v और एक वेलोसिटी होगा ओमेगा इंटू आर। तो नेट वेलोसिटी होगा सामने की तरफ v माइनस ओमेगा इंटू आर, आपको पता है, ठीक है। v माइनस कितना होगा ओमेगा इंटू आर। ठीक है, इतना होगा। अब सोचिए यहाँ पे कि v माइनस ओमेगा इंटू आर होगा ऐसे सामने की तरफ वेलोसिटी, और फोर्स से पीछे की तरफ कितना, आपको पता है कि फोर्स है काइनेटिक फ्रिक्शन का म्यू इंटू एम जी, वेलोसिटी आगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से वेलोसिटी आगे होने की वजह से छोटा सा ही डिस्प्लेसमेंट होगा। लेट्स सेंटर ऑफ मास जो है ए से डिस्प्लेस्ड हुआ, हल्का सा डिस्प्लेस हुआ ऐसे, मान लेते हैं ऐसे, हल्का सा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ डी एक्स, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स और यहाँ पे हल्का सा डिस्प्लेसमेंट हुआ डी एक्स। अगर मैं आपसे पूछे कि डी एक्स कितना होगा तो आप बोलिएगा बिल्कुल निकाल सकते हैं, v माइनस ओमेगा आर इंटू डी टी, छोटे से टाइम टी में, इस छोटे से टाइम टी में और ये छोटे से टाइम टी प्लस डी टी टाइम में, छोटे से डी टी टाइम में इतना डिस्प्लेड होगा, v माइनस ओमेगा आर इंटू डी टी, स्पीड इंटू टाइम। तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ और ऑफकोर्स फोर्स किधर है, पीछे की तरफ है, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स है पीछे की तरफ। तो अगर हम आपसे पूछे कि छोटा सा वर्क डन कितना किया तो आप बोलिएगा वर्क डन है वो छोटा सा किया डी डब्ल्यू बराबर एफ के इंटू डी एक्स कॉस 180, क्योंकि फोर्स से पीछे और डिस्प्लेसमेंट है आगे। तो छोटा सा वर्क डन हुआ फ्रिक्शन का एफ के म्यू एम जी, डिस्प्लेसमेंट v माइनस ओमेगा आर इंटू डी टी और कॉस 180 इज योर -1, ठीक है। आपको पता है कि डी डब्ल्यू बराबर आ गया माइनस म्यू एम जी इंटू भी, आपको पता है यू माइनस म्यू जी टी होता है, माइनस ओमेगा आर, ओमेगा ऑफ कोर्स कितना होता है आपको पढ़ाए थे, ओमेगा कितना होता है कोई भी टाइम टी पे, कोई भी टाइम टी पे ओमेगा होता है 5 म्यू जी अपॉन 2r इंटू टी, 5 म्यू जी अपॉन 2r इंटू टी। तो 5 म्यू जी अपॉन 2r इंटू टी इंटू डी टी, ठीक है। ऑफकोर्स यहाँ पे इंटू आर एक छूट गया है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और छोटा सा वर्क डन आ जाएगा मेरे पास माइनस म्यू एम जी इंटू यू माइनस 7 म्यू जी टी अपॉन 2, ठीक है, इंटू डी टी। अब आपको काइनेटिक फ्रिक्शन का पूरा वर्क डन निकालना है, तो पूरा वर्क डन निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, वैसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन कहाँ तक इंटीग्रेट कीजिएगा, तो अगर आपको पूरा वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेट कीजिएगा वैसे डी डब्ल्यू, कहाँ तक, जब तक प्योर रोलिंग स्टार्ट ना हो जाए। तो माइनस म्यू एम जी इंटू यू माइनस 7 म्यू जी इंटू टी अपॉन 2 इंटू डी टी, कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, हम वहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे उस टाइम तक जब तक कि प्योर रोलिंग स्टार्ट ना हो जाए। प्योर रोलिंग जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगा और ऑफ कोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन लगना हो जाएगा बंद। तो जब टाइम जीरो था, जीरो से लेके उस टाइम तक इंटीग्रेट करेंगे टी नोट, ऑफ कोर्स वो हमको टी नोट पता है, जब प्योर रोलिंग जो है क्या हो गया था, बंद हो गया था, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया था, तो टाइम कितना आया था, यहाँ पे एक बार लिख देते हैं 2u/7 म्यू जी, यहाँ पे 2u बाई टी नोट इज इक्वल टू 2u/7 म्यू जी। तो इसको थोड़ा सा एक बार सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा माइनस म्यू एम जी, ऑफकोर्स कॉन्स्टेंट है, यू का यू डी टी का यू टी होगा -7 म्यू जी बाई 2 इंटू टी का टी स्क्वायर बाई 2 होगा, ऑफकोर्स जीरो से लेके टी नोट तक। तो यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा माइनस म्यू एम जी इंटू यू इंटू टी नोट माइनस जीरो, टी नोट आएगा, यू इंटू टी नोट माइनस जीरो, टी नोट आएगा माइनस 7 म्यू जी अपॉन 2 इंटू टी नोट स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, जीरो रखिएगा तो जीरो आएगा, नहीं रखिए उस छोड़ दीजिए। तो वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा माइनस म्यू एम जी इंटू यू, टी नोट की जगह पे, टी नोट की जगह पे देखिए आप निकाले थे 2u/7 म्यू जी,
तो यहाँ पे लिखते हैं 2u/7 म्यू जी माइनस 7 म्यू जी अपॉन 2 इंटू टी नोट स्क्वायर बाई 2 जब 4 हो जाएगा। टी नोट स्क्वायर कीजिए, तो टी नोट स्क्वायर करेंगे तो 2 जब 4 यू स्क्वायर बाई 49 म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो 4 से 4 बार में कट जाएगा, 7 से 7 बार में, एक म्यू जी से एक म्यू जी कैंसिल होगा। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास W इक्वल टू माइनस म्यू एम जी इंटू 2u स्क्वायर बाई 7 म्यू जी माइनस u स्क्वायर बाई 7 म्यू जी। तो हमारे पास वर्क डन आया जाएगा मेरे पास माइनस म्यू एम जी इंटू यू स्क्वायर बाई 7 म्यू जी। म्यू जी से म्यू जी कट जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस एम यू स्क्वायर बाई 7। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, यही सवाल था। इतना वर्क डन जो है हमारा कर देगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर हम आपसे पूछे कि देखिए ये सवाल जो है इसको आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सोचते हैं? देखिए अगर हम इस सवाल को सॉल्व करना चाहें तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप बोलिएगा कैसे? क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल का वर्क डन तो बिल्कुल जीरो है, एम जी का वर्क डन तो बिल्कुल जीरो है, जो लग रहा है फोर्स पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन उसी का वर्क डन है। आप बोलिएगा उसके बाद तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन होगा ना? नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन का नेट वर्क डन जो है जीरो आता है, आपको पता है। तो इसलिए हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेट मेथड जो ये है इसको सॉल्व करने का, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे ग्रेविटी का वर्क डन है, नॉर्मल का वर्क डन है और काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन है, और बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आप बोलेगा कि नॉर्मल का वर्क डन जीरो, ग्रेविटी का वर्क डन तो जीरो ही आएगा, तो फाइनल काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन आ जाएगा मेरे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनली जो स्फीयर है वो रोटेट भी कर रहा है और आगे जा भी रहा है, मतलब वो प्योर रोलिंग कर रहा है, उसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है। तो हम लिखेंगे कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, सिर्फ आगे आगे मूव कर रहा था, उसके पास कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं था। तो फाइनल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो इसको कैसे लिखिएगा? आपको पता है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 m इंटू भी स्क्वायर। भी इज योर भी स्क्वायर, आपको पता है भी कितना था, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, तो 2/5 ओमेगा, ओमेगा इज भी बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पढ़ाया है पीछे। ठीक है, आई की जगह पे आप गलत लिख दिए, 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा की जगह पे भी बाई आर का होल स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल सिर्फ और सिर्फ उसके पास क्या था, यू स्पीड था, तो एम यू स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में नहीं था। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू 1/2 एम बी स्क्वायर और प्लस 2 से 2 कट जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 5 इंटू भी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 1/2 एम इंटू यू स्क्वायर। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन आ जाएगा एम बी स्क्वायर बाई 2 प्लस एम बी स्क्वायर बाई 5 माइनस 1/2 एम इंटू यू स्क्वायर। तो हो जाएगा ये 5 और 2 7 एम बी स्क्वायर बाई 10 माइनस 1/2 एम इंटू यू स्क्वायर। आप याद कीजिए भी जो है वेलोसिटी कितना आया था जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया था, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपको याद होगा, तो आया था 7m इंटू 5u/7। ठीक है, आप जाके याद कीजिए, बाई 10 उसका होल स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7m इंटू 25 यू स्क्वायर बाई 10 इंटू 7 का स्क्वायर
-1/2 mu²। 7 से एक साथ कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 2 5 ज़ा 10, तो ऊपर हो जाएगा 5u² / 5 mu² / 14 - 1/2 mu²। तो ये एलसीएम हो जाएगा कितना, 14, 5 mu² -7 mu², तो -2 mu²/14, ये 7 बार में कट जाएगा और वर्क डन आ जाएगा मेरे पास -mu²/7। ठीक है, तो ये था सवाल जिसमें हम आपको जितने तरह के सवाल हैं इसमें पॉसिबल हो सकते थे हम आपको कराएं। ठीक है, तो आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा सवाल को ज़रूर। ठीक है, सवाल हमारे पास ऐसे है कि हमारे पास इस तरह का एक वही होलो स्फीयर है, m मास का, r रेडियस का, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड दिस इज योर होलो स्फीयर। ठीक है, और शुरुआत में इसकी एंगुलर वेलोसिटी ω0 है और इनफ रफ है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन सब म्यू के लिखना है। ठीक है, सवाल है फाइंड द वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। चलिए, तो ये सवाल है, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए। ऑल द बेस्ट।